नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खालिद रशीद। आज चर्चा में लीक से हटकर एक अलग विषय। आमतौर पे चर्चा में हम बातचीत करते हैं पॉलिटिकल विषयों की, आर्थिक और सामाजिक पक्षों को उठाते रहते हैं, आपके साथ इन बिंदुओं पर चर्चा को साझा करते हैं। लेकिन आज बात कर रहे हैं हम बदलते वैज्ञानिक परिवेश की, जहां टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में बहुत गहरे तक समाहित हो चुकी है और बदलाव ला रही है, बड़े बदलाव ला रही है। आज बात हम इसी विषय पर करेंगे। आज का विषय है क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और सेमीकंडक्टर। कैसे ये हमारे जीवन में बदलाव ला रहे हैं, आगे की संभावित परिदृश्य क्या हो सकते हैं, किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में इनका फायदा हमें मिल सकता है, इसी की चर्चा करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं। सुयशपति त्रिपाठी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में रिसर्च स्कॉलर हैं और हमारा सौभाग्य है कि वो इस वक्त इंडिया में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस विषय पर बातचीत करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। विषय को हम इस फील्ड के नो वाइस हैं, मतलब जो मिनिमम जानकारी है वो भी एक तरह से नहीं है। और हमारे साथ जितने भी दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो हमारे चर्चा में शामिल होते रहते हैं, उनमें से भी ज्यादातर लोग हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी ही तरह होंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है। शुरुआत हम इसी से करेंगे, बाकी तीनों विषयों का एक दूसरे से क्या संबंध है, कैसे एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं और कैसे तमाम चीजें आगे बढ़ रही हैं, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत हम करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग से कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और कैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, रिवोल्यूशन की जो बात कर रहे हैं, वो कैसे इससे संभव होगा। जी जरूर। क्वांटम कंप्यूटिंग को आपको समझना है तो आपको शायद उससे पहले कंप्यूटर का क्रमिक विकास समझने की जरूरत है। आज से लगभग 1940 के अराउंड पहले कंप्यूटर्स, जो आज मॉडर्न कंप्यूटर्स जिनको हम बोलते हैं, वो डेवलप हुए। पहले वो कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब से बनते थे, फिर ट्रांजिस्टर्स आए, फिर ट्रांजिस्टर्स ने उन कंप्यूटर्स के विकास को एक बहुत ही तीव्र गति दी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि साल दर साल कंप्यूटर्स की जो स्पीड थी, जो उनका पावर कंजम्पशन था, जितनी वो मतलब ऊर्जा लेते थे, उनकी ऊर्जा खपत वो साल दर साल कम होते गई। इसे कहा जाता है मोर्स लॉ। समय के साथ ये, और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री दुनिया में एक लौती इंडस्ट्री है जिसने ये लगभग 1.5 गुना परफॉर्मेंस इंक्रीज दिया है पिछले कई दशकों से। लेकिन जैसे जैसे उसकी जो स्पीड बढ़ी, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमने ट्रांजिस्टर्स को छोटा करते गए। ट्रांजिस्टर्स को जैसे जैसे छोटा करते गए, उसके जैसे ऊर्जा कम खाते थे, और साथ ही साथ उसके जैसे हम एक चिप पे बहुत सारी फंक्शनैलिटी डाल पाए जी। और इसके से क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे आम कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स से रिलेटेड सारी टेक्नोलॉजी, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और तेज और बेहतर होते गए। लेकिन जब हम इन ट्रांजिस्टर्स को हमने छोटा करते गए तो हम लोग एक ऐसे जगह पहुंच चुके हैं जहां पे उनको और छोटा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसका मतलब ये है कि एक तरह से कंप्यूटर्स की का जो विकास है, जो उनके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट है, वो एक तरह से धीमी पड़ गई और शायद कुछ सालों में रुक भी जाए। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो गया कि ढूंढा है कि क्या वो अलग तरीके हैं जिससे हम इन कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस को और बढ़ाते रह सकते हैं। तो इसमें कई अलग टेक्नोलॉजीज आई, लेकिन अभी सबसे प्रमुख टेक्नोलॉजी जिसका दुनिया में कई देश बोथ मतलब व्यवसायिक रूप से और स्ट्रेटेजिक रूप से भी जिसपे मतलब बहुत काम कर रहे हैं, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग में हम क्या करते हैं, नॉर्मली कंप्यूटर्स जो है हमारे वोल्टेजेस करंट्स पे काम करते हैं। वोल्टेजेस करंट्स में इंफॉर्मेशन बिट्स में सेव होती है और उससे वो कंप्यूटर उन बिट्स को प्रोसेस करके, उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सारे ऑपरेशन करते हैं। लेकिन ये बिट्स क्या होती हैं, ये वोल्टेज करंट क्लासिकल फिजिक्स बिट्स जो आप जो यूनिट उसकी बात कर रहे हैं, जो यूनिट होती है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है किसी कंप्यूटर में, जिसको हम लोग बोलते हैं गीगाबाइट, मेगाबाइट। गीगाबाइट, मेगाबाइट की सबसे जो छोटी इकाई है, जो सबसे छोटी इकाई है, उसे बिट कहते हैं। और उसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन कंप्यूटर समझता है और उसी फॉर्म में वो स्टोर्ड रहती है। और अंत में एक कंप्यूटर क्या है, वो इसी बिट का अलग अलग तरह से फेर बदल करके कंप्यूटेशन करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में हम क्या करते हैं कि क्लासिकल वोल्टेज करंट के बजाय हम लोग क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। और इस तरह की इंफॉर्मेशन जब स्टोर होती है, जैसे क्यूबिट बोलते हैं, तो एक क्यूबिट एक तरह से इकाई है। जैसे बिट एक इकाई है नॉर्मल कंप्यूटर की, क्यूबिट इकाई होती है एक क्वांटम कंप्यूटर की। मतलब कंप्यूटर की जो प्राइमरी यूनिट है, हाँ, 0 1, हाँ, ये क्यूबिट क्या होता है? क्यूबिट वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर की इकाई है
और जैसे आपने बहुत अच्छा बोला कि नॉर्मली बिट जो होती है बाइनरी होती है, मतलब या तो 0 रहेगी या 1 रहेगी, और यही 0 1 का फेरबदल करके हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। जी। क्यूबिट क्योंकि क्वांटम बिट है, तो वहां पे क्वांटम के फिजिक्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स सामने आते हैं। सो जैसे एक नॉर्मल बिट सिर्फ 0 या सिर्फ 1 रह सकती है, क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है सुपरपोजिशन जिसे बोलते हैं, और इसकी वजह से हो क्या सकता है कि ये बिट सिर्फ 0 या सिर्फ 1 नहीं रह सकती, ये 0 और 1 के कई तरह के मेल में रह सकती है। तो इसका मतलब एक बिट में सिर्फ 0 और 1 ही एक पॉसिबिलिटी नहीं, वो कई और पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट कर सकती है। ये हुई पहली बात। दूसरी, एक क्यूबिट की और खासियत होती है जो क्वांटम फिजिक्स की वजह से आती है, जिसे बोलते हैं इंटैंगलमेंट। इंटैंगलमेंट के जो प्रिंसिपल है उसके आधार पे आप दो क्यूबिट्स को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, और एक बार ये दो क्यूबिट्स जुड़ गई तो आप चाहे इन्हें जितना दूर ले जाएं, जितना पास ले जाएं, ये क्यूबिट्स जुड़ी रहती हैं। और अब अगर आप एक पे कोई बदलाव करते हैं तो दूसरे पे भी बदलाव दिखता है। इन दो प्रिंसिपल्स को साथ में हम लेते हैं, और जब हम इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो हमें कई तरह के एडवांटेज मिलते हैं, और हम कई ऐसे कार्य बहुत ज्यादा तेजी से कर पाते हैं, कई एल्गोरिदम्स, कई सॉफ्टवेयर बहुत तेजी से रन कर पाते हैं जो नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं कर पाए। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो कि अभी बहुत हाल में इसी पिछले दिसंबर में गूगल ने लॉन्च किया अपना एक प्रोटोटाइप क्वांटम कंप्यूटर, जिसका नाम था विलो। और उन्होंने बोला कि उन्होंने एक एल्गोरिदम, एक सॉफ्टवेयर रन किया, जिस एल्गोरिदम को रन करने में गूगल को 5 मिनट लगे अपने क्वांटम कंप्यूटर में। और उन्होंने बोला वो अगर आप आज दुनिया के किसी भी सुपर कंप्यूटर पे रन करेंगे तो आपको 100 लाख करोड़ साल से ज्यादा लगेंगे। 100 लाख करोड़, 100 लाख, इतनी ज्यादा स्पीड है उसकी? इतनी ज्यादा स्पीड है, लेकिन अभी ये अपनी डेवलपमेंट के बहुत ही मतलब शुरुआती स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में है। ये एक प्रोटोटाइप था, वो एल्गोरिदम अपने आप में बहुत यूजफुल नहीं है, लेकिन वो दर्शाता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स कितने पावरफुल हो सकते हैं, और आने वाले समय में कई ऐसे टास्क हैं जिसमें वो हमारे मानव विकास की दर बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो यही है। ये प्रारंभिक जो जानकारी आपने दी है इसके बारे में, तो हम लोगों का जो ज्ञान चक्षु है वो इससे खुल गया होगा इसको लेकर। जो लोग नहीं जानते हैं बेसिकली, तो उन्होंने बेसिक जान, जो इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि कैसे ये परिवर्तन ला रहा है, हमारे समाज में परिवर्तन कैसे ला रहा है, जिस टेक्नोलॉजी के रिवोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, क्रांतिकारी बदलाव की, वो कैसे ला रहा है ये? बहुत ही अच्छा सवाल है। और मौजूदा अपनी अवस्था में क्वांटम कंप्यूटर्स अभी बहुत ऐसे नहीं है कि वो कोई रेवोल्यूशनरी कोई बदलाव लाएंगे समाज में, उसमें अभी भी मेरे हिसाब से कुछ और साल लगेंगे क्वांटम कंप्यूटर्स को उस स्तर तक पहुंचने के लिए। लेकिन संभावित जो मतलब अभी थियोरेटिकल स्टडीज और एल्गोरिथम्स जो डेवलप हुई हैं, उसके हिसाब से ऐसा अंदेशा है कि आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटर्स मेडिकल, मटेरियल साइंस, एआई और ऐसे कई अन्य क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और कई जगहों पे वो चीजों के ऊपर बुरा प्रभाव भी डाल सकता है। जैसे एक बहुत फेमस एल्गोरिदम है जिसे कहा जाता है शोर्स एल्गोरिदम, और ये शोर्स एल्गोरिदम क्या करता है, ये बड़े बड़े प्राइम नंबर्स को फैक्टराइज कर सकता है, और ये वही चीज है जिसके ऊपर हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम और का इंफ्रास्ट्रक्चर टिका हुआ है। सो क्वांटम कंप्यूटर्स एक्चुअली उन प्राइम नंबर्स को फैक्टराइज करके ये बैंकिंग इंक्रिप्शन को खत्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी रेस ये भी छिड़ी है कि ऐसे इंक्रिप्शन डेवलप किए जाएं जो क्वांटम कंप्यूटर ना तोड़ पाए। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी रिसर्च है। और उसके अलावा क्वांटम कंप्यूटर से ऐसा संभावित है कि आने वाले समय में जैसे ड्रग डिस्कवरी होती है, नई नई दवाइयां खोजी जाती हैं, वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है जिसमें कई महीनों, कई बार साल और दशक लग जाते हैं। उस प्रोसेस को बहुत जल्दी से कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। आपको मैनुअल टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं, आप कंप्यूटर पे सिमुलेट कर सकते हैं कि कौन सी दवाइयां कैसे काम करेंगे, और ऐसे ही और कई एप्लीकेशंस हैं जो आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटर्स को एक बहुत ही अहम भूमिका देंगे। तो मानव जीवन के लिए तो बहुत ही लाभकारी है। एक जो आपकी बातों से जो निकला सवाल, प्रश्न निकला कि हैकिंग का एक जो डर होता है, हाँ, उसको किस तरह से कम कर सकते हैं? क्योंकि बार बार हम लोग सुनते हैं कि भाई हमारे सिस्टम को, हमारे सर्वर्स को, स्ट्रेटेजिक सर्वर्स को जो है वो हैक कर लिया बाहर के बैठे वैज्ञानिकों ने। उनको मैं वैज्ञानिक ही कहूंगा, हाँ, हालांकि वो हैकर्स हैं। तो इस पे किस तरह से मतलब इसको लिमिट अगर क्वांटम कंप्यूटिंग के संदर्भ में देखा जाए तो क्वांटम कंप्यूटिंग जहां पे इसमें प्रॉब्लम देता है उसका एक सोल्यूशन भी देता है। और क्वांटम कंप्यूटिंग का ही एक आप समझ लीजिए जुड़ा हुआ फील्ड है जिसे बोलते हैं क्वांटम कम्युनिकेशन। तो जिस तरह से कंप्यूटर्स से हम अलग अलग तरह की गणनाएं करते हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स आपने सुना होगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। तो जहां पे आज वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी बिट्स में होता है, वो क्लासिकल होता है, लेकिन आप वो कम्युनिकेशन को भी क्वांटम कर सकते हैं। और जब आप उस कम्युनिकेशन को क्वांटम करते हैं, वो
उसको बहुत ज़्यादा सिक्योर बना देता है। और कई ऐसे प्रोटोकॉल्स चीज़ें डेवलप हो रही हैं, की गई हैं, और कनाडा और चाइना ये 2 देश इसमें मतलब एक्चुअली सबसे आगे हैं। उन्होंने ऑलरेडी, कनाडा ने तो चाइना ने कुछ साल पहले एक सैटेलाइट भेजा था अंतरिक्ष में, जिसने उन्होंने सैटेलाइट से ये क्यूबिट्स को इंटैंगल करके उनसे कम्युनिकेशन किया था, कई वो अंतरिक्ष से लेके धरती पे। अच्छा। और ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत ज्यादा सिक्योर हो सकता है, जो भी हमारे पास क्लासिकल कम्युनिकेशन है उससे। तो इसको हैकिंग एक तरह से वो काफी हद तक हैकिंग प्रूफ हो जाता है, काफी ज्यादा। ऑलरेडी उसके भी अपने ड्रॉबैक्स हैं, अभी टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है लार्ज स्केल पे डिप्लॉयमेंट के लिए, और भी कहीं ऐसे मतलब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होने की जरूरत है जिससे आए, तो शायद काम हो रहा है। शायद इसीलिए भारत सरकार ने भी इस दिशा में कदम बहुत आगे बढ़ाए हैं, और हमारे यहाँ नेशनल क्वांटम मिशन जो है वो शुरू किया गया है। उस पे अच्छी खासी जो मतलब फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है, वो अच्छी खासी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर भी की जा रही है, बजट में भी प्रोविजन किया गया है, लक्ष्य भी उसका निर्धारित कर दिया गया है। तो क्या इसी दिशा में ये प्रयास है? बिल्कुल। और आपको लगता है कि मतलब भारत में जो इस पे काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है? इसमें क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से भारत में जो नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव की आपने बात की, बहुत ही सही डायरेक्शन में काम हो रहा है। उनका टारगेट है मेरे हिसाब से 2030 तक उनका टारगेट है कि वो 100 से 1000 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर अपने देश में वो विकसित करें। साथ ही साथ उन्होंने बजट, जहां तक मुझे याद है, हो सकता है मैं गलत करें, बट 8000 करोड़ रुपए इसके लिए मतलब का आवंटन हुआ है, ताकि वो कंप्यूटर डेवलप हो। 1000 क्यूबिट्स जो मैक्सिमम लिमिट है? ये नहीं, ये मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ये एक्चुअली बहुत ही स्टार्टिंग नंबर है। जैसे गूगल का जो मैंने अपने क्वांटम कंप्यूटर बताया, उसके ऑलरेडी मतलब 300 कुछ क्यूबिट आई थिंक थे, जहां तक मुझे याद है। तो डेफिनेटली एक अर्ली स्टेज है, पर जब तक आप प्राथमिक मतलब वो लेवल हासिल नहीं करेंगे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इंडिया में क्या है कि अभी तक उस टेक्नोलॉजी पे ज्यादा काम नहीं हुआ। ज्यादातर काम इंडिया में सॉफ्टवेयर, मैथ्स साइड ज्यादा होता है रिसर्च का। हार्डवेयर में हम अभी भी बाकी देशों से थोड़ा पीछे हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है कि सरकार बहुत फोकस कर रही है हार्डवेयर पे। उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग के हार्डवेयर पे भी, सेमीकंडक्टर के हार्डवेयर पे, सब जगह पे हार्डवेयर डेवलप करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हार्डवेयर ही वो बैकबोन है जिसके ऊपर ये सारे सॉफ्टवेयर, सारे एआई, सारे आईटी रन करती है जी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा और आगे बढ़ेगा। पर अभी बहुत ही वो भी प्राथमिक अवस्था में, अभी कुछ जहां तक मेरी जानकारी कुछ मेजर वहां से रिजल्ट नहीं आया, बट आशा है कि आने वाले सालों में जरूर है। चलिए, आशाओं पे तो सब कुछ ही टिका हुआ है। हाँ। और अभी तो शैशव काल है, शुरू ही हुआ है। बिल्कुल। और 30 तक जो है इसको हासिल करने का टारगेट रखा गया। तो हम सभी उम्मीद करते हैं और सभी देशवासी जो हैं इसके लिए दुआ भी करते हैं कि भाई हम जो है टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम कम पीछे नहीं रहना चाहते हैं। जो 6 देश, अगर मेरी जानकारी सही है कि 6 देश जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, उस दिशा में भारत भी जो है उस ग्रुप में शामिल होने के लिए तैयार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और काफी यहाँ पे किसी भी तरह के टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। बहुत सारा टैलेंट, बहुत सारे बहुत ज्ञानवान लोग हैं जो काम कर सकते हैं, और जरूर इंडिया भी उसमें शामिल होगा। चलिए, तो क्वांटम कंप्यूटिंग की तो हम लोग बात कर लिया, लेकिन विषय का जो दूसरा पक्ष है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी, तो इसकी चर्चा बहुत आजकल होती है। हाँ, बहुत लोगों को बहुत तरह के जो डर हैं वो भी सताने लगे हैं। हालांकि उसके बारे में जानकारी अभी पूरी तरह से लोगों के पास पहुंची नहीं है। हम आम लोगों की बात कर रहे हैं। तो ये एआई टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, और इसका क्वांटम कंप्यूटिंग से क्या रिलेशन है? क्वांटम फिजिक्स एक तरह से कह सकते हैं। हाँ। तो क्या? बिल्कुल। एआई एक टेक्नोलॉजी, एआई प्राइमरी तौर से मतलब अगर आप हिंदी में इसका अनुवाद करें तो आ जाएगा कि लाइक कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हाँ बिल्कुल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो बात ये आ जाती है कि एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी, इसमें अभी तक क्या होता था कि सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर कोड आप रन करते थे, एक प्रोग्रामर होता था जो आपको बताता था कि एग्जैक्टली ये करो कोड की भाषा में, और वो चीज उसे करती थी। ठीक है। लेकिन एआई के सहयोग से क्या होता है, कई वो इंटरमीडिएट स्टेप हट जाते हैं। आपने एक बुद्धिमत्ता बना दी जिसको आप आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में आप उसको बात कर सकते हैं, आप उसको चीजें बोल सकते हैं, और वो समझ के उसे कैसे करना है ये खुद से ये फैसला लेके और वो काम कर सकता है। और ये कई तरह के काम है। इसको आप वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी से लेके डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं। इवन अब तो ऐसा है कि कविताएं भी लिख देता है एआई। कविताएं लिख सकता है, लेख लिख सकता है, कहानियां लिख सकता है। तो ये सारे, आप उदास हो तो आपको खुश भी कर सकते हैं, आप उदास हो खुश भी कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिस पे आ रहे हैं कि आजकल लोगों में अकेलापन बहुत है, तो कैसे एआई की मदद से उनके अकेलापन दूर किया जाए। तो दूर किया जाए। तो एआई एक
व्यापक बुद्धिमत्ता कई तरह की है जो कि उसमें कुछ बहुत स्पेसिफिक होते हैं जो सिर्फ कुछ चीजें कर सकते हैं, कई ऐसे भी हैं जो कि काफी सारे काम एक साथ कर सकते हैं। लेकिन अंत में बात वही आ जाती है कि वो एक तरह की बुद्धिमत्ता है जो कि काफी ऐसे काम जो शायद मनुष्य कर भी सकते थे और कर रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी बहुत तेजी से कर देता है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है एआई के बारे में। और इस पे भी मतलब कई देश काम कर रहे हैं। इसमें इंडिया में भी काफी लोग, काफी कंपनीज, काफी स्टार्टअप्स हैं जो एआई का इस्तेमाल करते हैं कई डिफरेंट लेवल्स पे। और ये आज से नहीं, काफी सालों से हो रहा है एक्चुअली इस पे काम। पर अभी चाइना और यूएस इसमें वर्ल्ड लीडर्स हैं और वो काफी ज्यादा आगे हैं दुनिया के सारे बाकी देशों से। तो एआई टेक्नोलॉजी जो है भारत में वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्या प्रोग्रेस उसका संतोषकारी है? और अलग अलग सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, हेल्थ सेक्टर्स, फाइनेंशियल सेक्टर, है ना, बिजनेस, ये सारे सेक्टर्स में एआई की भूमिका क्या देख रहे हैं आप? कैसे आम आदमी को इससे फायदा मिल सकता है? एक तरह से एआई का इस्तेमाल ऑलरेडी इन सारे सेक्टर्स में भारत में हो ही रहा है। चाहे आप फाइनेंस देखें, चाहे हेल्थ केयर देखें। हेल्थ केयर में लोगों के मेडिकल डेटा प्रोसेस करने और साथ ही साथ आप अलग अलग तरह की इमेजिंग करते थे। जैसे आपने रेडियो स्कैन लिया, आपने एक्सरे लिया, वो सब स्कैन्स को आपको एक डॉक्टर को दिखाना पड़ता था एनालाइज करने के लिए। काफी ऐसे एआई आ चुके हैं जो कि ऑटोमेटिकली उसको एनालाइज कर लेते हैं। आपको किसी डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं, आप एक स्कैन लीजिए, वो एआई आपको बता देगा आपको क्या समस्या है। और ऐसे ही और भी कई जगह पे आप ऑब्वियसली फाइनेंस की जगत में एआई का इस्तेमाल हो रहा है स्टॉक्स को प्रेडिक्ट करने के लिए। बैंकिंग में एआई का कई जगह इस्तेमाल हो रहा है चीजें करने के लिए। तो हर क्षेत्र में एआई ऑलरेडी घुस चुका है और हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। शायद आम आदमी को पता नहीं चलता है कि वो एआई कहाँ पे है, बट वो एआई ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है। आप अगर अपने स्मार्टफोन में कोई फिल्टर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी कि हमारे जानकारी के बिना एआई का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई हमारे चारों तरफ है, चारों तरफ है। आप अगर अपने फोन में, कभी आपने देखा होगा कई फोन्स में आजकल इनहैंस बटन आता है। वो इनहैंस बटन क्या करता है? वो एक एआई है जो देखता है उस तस्वीर को और समझता है कि इस तस्वीर को सबसे आसानी से कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, और वो खुद से डिसाइड करता है, उसे बेहतर बनाता है। ये भी एक तरह का एआई है। ये बहुत स्पेसिफिक एआई का उदाहरण हो गया। स्मार्टफोन सभी हाथों तक पहुंच चुका है, उसमें व्हाट्सएप भी है, और उसमें मीटा का इस्तेमाल, तो मेटा का अपना है ये। अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का अपना है ये। कभी आप उस पे सर्च बटन पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक प्रॉम्प्ट्स के तौर पे आता है और आप उससे मतलब सवाल पूछ सकते हैं और वो आपके चैट्स में घूम के चीजें देख सकता है। और वही नहीं, गूगल के अपने एआई हैं जो फ्री हैं, आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल सर्च में एआई इनबिल्ट है। लेकिन सुरेश, ये तो कम से कम है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही है, ये रिप्लेसमेंट तो हो नहीं सकता। मनुष्य का रिप्लेसमेंट तो नहीं है ना। बिल्कुल। उसको तो इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। तो क्या चुनौतियां क्या हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। और क्या एआई इंसानों से बेहतर है? नहीं है। और अगर है तो कहाँ है और कहाँ नहीं है? एआई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एआई एक साथ बहुत सारा डेटा प्रोसेस कर सकता है। एक तरह से अगर उदाहरण के तौर पर समझाएं, एक आम मनुष्य को एक किताब पढ़ने में शायद कुछ हफ्ते लगेंगे, है ना, पर वो एआई कुछ सेकंड्स में हजारों किताबें पढ़ सकता है। हजारों किताबें पढ़ सकता है। जिस गति से एआई डेटा को समझ सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, उसका मतलब समझ सकता है, इंसान उतना तेजी से नहीं समझ पाते। और इसी वजह से कई सारी ऐसी जॉब्स जो बहुत ही, मैं बोलूंगा, लाइक क्लरिकल टाइप की जॉब्स हैं। कई सारी ऐसी जॉब्स जहां पे आपको अपनी इमेजिनेशन, आपकी अपनी सोच का, काल्पनिक शक्ति का बहुत प्रयोग नहीं करना है, इनोवेटिव नहीं है जो जॉब्स, वहां पे काफी संभावना है कि एआई काफी अच्छा काम कर सकता है और शायद रिप्लेस भी कर ले। जो भी ऐसी जॉब्स हैं जहां पे हमें अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना, हमें कुछ नया करना होता है, हमें कुछ नया बनाना होता है, वहां पे एआई अभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। और उस पर भी काम चल रहा है, पर अभी तक के जो भी प्रेजेंट, मतलब आज के जो भी एआई हैं, वो उस चीज को नहीं कर सकते। तो अंत में लेकिन बात यह है कि एआई को आप एक टूल की तरह दे सकते हैं। जैसे इसके कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ। एक बहुत अच्छा उदाहरण है कैलकुलेटर्स का। तो आज से कई साल पहले, लगभग, जब कैलकुलेटर्स नहीं थे इतने आसानी से मौजूद, एक्चुअली कैलकुलेटर एक इंसान होता था। एक इंसान होता था, हर बैंक में, अलग अलग रिसर्च संस्थानों में एक पोस्ट होती थी कैलकुलेटर की, और इस आदमी की और कोई जॉब नहीं थी। ये बैठते थे वहां पे, ये लोग, और वहां पे गणनाएं करते थे। कैलकुलेशंस, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस वो हाथ से किया करते थे। और जब कैलकुलेटर आया तो इन लोगों की जॉब चली गई। लेकिन जब इन लोगों की, भले ही वहां पे उस समय छोटे समय के लिए कुछ लोगों की जॉब गई, लेकिन उससे विकास की गति बहुत बढ़ी। उससे जब लोगों को कैलकुलेशन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ी, लोग खुद से कैलकुलेशन कर सके, तो लोग और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें और बड़ी चीजें कर पाए, बड़ी बड़ी गणना कर पाए, पॉसिबल हो पाए, और उसकी वजह से और ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई।
और एक और इसका दूसरा उदाहरण ये सवाल मैं पूछने जा रहा था, आप उस पे आपने इशारा दे दिया, बहुत हाँ। कुछ आपने उसके बारे में बता दिया कि आप इस कम से कम आपको ये लगता है कि लोगों में जो डर है कि एआई के कारण जॉब की स्कार्सिटी हो सकती है, जॉब मार्केट पे असर पड़ सकता है, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, है ना। अब जैसे हम लोग जैसे लोग हैं जो मतलब टेलीविजन वगैरह में काम करते हैं, तो वहाँ एआई एंकर्स आ जाएंगे, हाँ, तो हम लोग जैसे लोग तो फिर एंकरिंग नहीं करेंगे, तो वैसे ही लोगों से काम चलेगा, तो जॉब की तो स्कार्सिटी हो सकती है ना। तो ये तो चुनौती लग रही है। तो बात ये है कि हो तो सकता कितना है डर सही है, आप हाँ, थोड़ा सा स्पष्ट बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस फील्ड में काम कर रहे तो, हैं हाँ, और आपकी इंटरेक्शन भी है। हाँ, तो मैं इसके 2 उदाहरण देना चाहूंगा जो बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। सो पहला उदाहरण मैं देना चाहूंगा बग्गियों का। आज से कई साल पहले घोड़ा गाड़ी की बग्गियां चलती थी, और जब पहली बार कार्स आई मार्केट में तो लोगों ने बोला अब ये सारे लाखों बग्गी वाले दुनिया में, इनकी तो नौकरियां चली जाएंगी। और बात सही भी है, उन बग्गी वालों की नौकरियां चली गई। लेकिन आज अगर आप देखें, ऑटोमोटिव सेक्टर जितनी नौकरियां देता है, जितने लोगों को कार्स इंडस्ट्री ने नौकरियां दी, जितने लोग ड्राइविंग करते हैं आज, वो उस समय बग्गी चलाने वालों के मुकाबले बहुत बहुत दसों सौ सैकड़ों गुना ज्यादा है। सवाल तो बग्गी वालों का है ना। हाँ, लेकिन बात ये नौकरियां तो बग्गी वालों की चली गई ना। हाँ, बात आपने सही बोली। और बदलते समय के साथ, अच्छा, ये मैं हाँ, बताऊं, कंप्यूटर जब आया था, हाँ, तब भी यही बात थी कि बैंकों में जो है चली जाएंगी नौकरियां। हाँ, नौकरियां चली जाएंगी, और ये हुआ। बैंकों में नौकरियां गई, पर आप ये भी देखिए कि मानता हूं मैं कि बैंकों में उस समय क्षणिक नौकरियां गई, लेकिन उसके साथ आज हमारे देश का बहुत जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा आईटी टेक सेक्टर में जॉब करता है। तो ये बात सही है कि उस समय कुछ लोगों की नौकरियां गई, लेकिन जितने लोगों के लिए नौकरियां नहीं आई, जितने लोग एम्प्लॉयड किए गए टेक सेक्टर के द्वारा, उससे कई सौ गुना ज्यादा है। और आज भारत के ज्यादातर युवा इंजीनियरिंग करते हैं, टेक सेक्टर में जॉब करते हैं, जिसके कंप्यूटर के बिना मुमकिन ही ना हो पाता शायद। आज भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि कंप्यूटर के बिना आज तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। हर फील्ड में कंप्यूटर है, बिल्कुल, है ना। आप दुकान में भी जाते हैं और कुछ खरीदारी करते हैं, तो आपको जो उसका बिल मिलता है वो कंप्यूटर की मदद से ही मिलता है। सारा पेमेंट यूपीआई पे है, जो कि एक मतलब कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म से ही बेस्ड है। तो अंत में मेरा तो सुयश जो है वो बहुत श्योर हैं, मतलब जो लोग भी ये सोचते हैं कि एआई के आने से, टेक्नोलॉजी के आ जाने से और लगातार उसमें चेंजेस होने से नौकरी पर खतरा है, तो ऐसा नहीं है। सुयश इस बारे में श्योर है। हाँ, और मैं बस अगर जाएगी नौकरी, अगर परसेंटेज वाइज देखें तो अनुपातिक ढंग से अगर कुछ लोगों की नौकरी जाएगी भी, तो उसके तुलना में बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी, क्रिएट होगी, जॉब क्रिएशन होगा। तो डरने वाली बात नहीं है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। बिल्कुल। सबसे जरूरी बात जो आपने बोली अंत में कि डरिए मत आप एआई से, आप एआई का इस्तेमाल कीजिए। एआई एक टूल है, जिस तरह से कभी कैलकुलेटर एक टूल रहा था, जिस तरह से कभी कंप्यूटर एक नया टूल के तौर पे हम उसका मतलब आया था हमारे जिंदगी में, उसी तरह से एआई एक नया टूल है। उसका इस्तेमाल करिए, उसे सीखिए कि उसका इस्तेमाल कैसे करें, और जो उसका इस्तेमाल सही सीखेगा वो आगे जाएगा तेजी से। अब कैलकुलेटर के जमाने में जो लोग हाथ से गणनाएं करते थे वो शायद पीछे रह गए होंगे, और जो लोगों ने कैलकुलेटर से गणनाएं करना शुरू कर दिया वो आगे बढ़ गए होंगे। तो उसी तरह से एक नया टूल है, एक नया मतलब अस्त्र है जो हमारे साथ में आया है। इसका इस्तेमाल करना सीखना चाहिए हम सबको, और देखना चाहिए किस तरह से हमारे जीवन को और आसान बना सकता है। बिल्कुल, आप अपने को एडजस्ट कीजिए, टेक्नोलॉजी के साथ ही अब हमें चलना है आगे, इस बात को मान लीजिए। तो हम एआई की बात कर चुके, अब एक सेगमेंट छूट रहा है, सेमीकंडक्टर। हालांकि उसका रेफरेंस आप कुछ दे चुके हैं शुरुआत में, लेकिन थोड़ा अलग से समझाइए कि सेमीकंडक्टर क्या है, कैसे इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हमारी मदद कर रहा है और हमारी लाइफ को ज्यादा सहज बना रहा है। बिल्कुल। सेमीकंडक्टर मैं ये बोलूंगा कि अभी भारत के लिए और दुनिया कई देशों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, इसलिए सारे देश बहुत फोकस करें। इसकी वजह ये है कि चाहे आप एआई की बात करें, चाहे आप आईटी की बात करें, चाहे आप सॉफ्टवेयर की बात करें, चाहे आप क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज जिस बेस पे, जो हार्डवेयर पे बनी रहती है, वो हार्डवेयर है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स वो प्लेटफॉर्म है जो हमें क्षमता देता है सारी चीजें करने की, तो वो बेस है। बिना सेमीकंडक्टर के ना एआई होगा, ना कंप्यूटर्स होंगे, ना कैलकुलेटर्स होंगे, कुछ भी आप मतलब उसकी कल्पना नहीं कर सकते इनमें से किसी भी चीजों की। आधार के बिना कल्पना तो संभव ही नहीं है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हम, जो मैंने शुरुआत में बात की ट्रांजिस्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री बेसिकली काम करती है कैसे हम सिलिकॉन
या अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, एक तरह का एक क्लास ऑफ मटेरियल, एक अलग एक तरह के मटेरियल्स को सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए। तो चाहे आपकी मेमोरी हो, चाहे आपके रेडियो हो, चाहे आपके कंप्यूटर्स हो, सब सेमीकंडक्टर से बने हुए रहते हैं। और इसी वजह से हमारा देश भी और यूएस और भी कई देश सेमीकंडक्टर पे बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास ये क्षमता रहे कि वो खुद के सेमीकंडक्टर्स बना सके। तो सेमीकंडक्टर वो बेस है और उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में मतलब जिस तरह से पूरे मतलब दुनिया का पॉलिटिक्स जैसे चेंज हो रहा है, किसी को पता नहीं कि कौन किसके साथ रहेगा नहीं रहेगा। यूएस कई जगह टैरिफ सैंक्शंस इंपोज कर रहा है, ताइवान जो दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है उस पर चाइना का खतरा मंडरा रहा है। तो यहाँ पे बहुत, अगर वो सेमीकंडक्टर बैकबोन चली गई, जिसकी ताइवान एक बहुत बड़ा सेंटर है, तो किसी को नहीं पता कितना बड़ा रिसेशन आ सकता है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा रिसेशन आ जाए। इसलिए सारे देश कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना एक सेल्फ डिपेंडेंट हो सेमीकंडक्टर में, क्योंकि जब तक आपका अगर बेस मजबूत है तो आप ऊपर की सारी चीजें बना सकते हैं, लेकिन अगर बेस नहीं है तो फिर ऊपर का कुछ भी तरह का विकास करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए इस फील्ड पे हमारा जो है बहुत ज्यादा फोकस है। अब थोड़ा जल्दी से तीनों को समझाइए कि तीनों जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट है। बिल्कुल। तो मैं विषय की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो हमने 3 चीजों की बात की, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और सेमीकंडक्टर्स। सो जैसा कि मैंने बताया अभी, सेमीकंडक्टर बेस है। सेमीकंडक्टर के बिना कोई भी और तरह का टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, आईटी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज करना बहुत नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है किसी भी तरह से। तो सेमीकंडक्टर तो आपको चाहिए, चाहे आप जो भी टेक्नोलॉजी करें। एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी जगह है जिसपे अभी भी शोध हो रहा है कि कितना एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। कई ऐसे भी शोध हो रहे हैं कि कैसे एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है क्वांटम कंप्यूटर्स को बेहतर बनाने के लिए। कई जगह पे ये भी शोध हो रहा है कि एआई के जो एल्गोरिदम्स आते हैं उनको अगर क्वांटम कंप्यूटर पे रन किया जाए तो क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं। और दोनों तरफ बहुत ही मतलब अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, दोनों तरफ ऐसा बहुत मतलब आशाएं हैं कि बहुत अच्छा काम हो सकता है। लेकिन अभी वो शोध की प्रक्रिया उनकी चल ही रही है, अभी भी बहुत कुछ कंक्लूसिव रिजल्ट उस पर नहीं आया है। प्रीमैच्योर, हाँ, बहुत ही कुछ भी कहना प्रीमैच्योर होगा, पर जैसे रिजल्ट्स दिख रहे हैं उनके हिसाब से आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे और एक दूसरे के विकास की दर को बहुत बढ़ाएंगे और एक दूसरे को बहुत बेहतर बनाएंगे। जो एआई मॉडल्स आज शायद काफी ज्यादा समय, काफी ज्यादा पैसा लगता है इनको ट्रेन करने में, उनको सिखाने में, ताकि वो मानव से ज्यादा मतलब वो काम अब शायद क्वांटम कंप्यूटर में बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम लागत से कर पाए। और सिमिलरली क्वांटम कंप्यूटर्स में एक चीज होती है जिसे बोलते हैं एरर करेक्शन, की उनमें जो अलग अलग तरह की कुछ कमियां आती है उनको करेक्ट करना पड़ता है। तो वो चीज एआई की मदद से बहुत बेहतर तरह से कई लोगों ने दिखाया है कि कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं हर एक दूसरे के जो अलग अलग दोष हैं उनको पूरा करती है, एक दूसरे को बेहतर बनाती है। तो कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर जिसको कह सकते हैं। तो मुझे तो ये बात समझ में आ गई, और जो चर्चा में शामिल तमाम लोग हैं, हमारे दर्शक तो नहीं कहे, हमारे मित्र हैं, हमारे क्या कह सकते हैं कि हमारी चर्चा को साझा करने वाले साझीदार हैं, तो उनको भी ये बात समझ में आ गई होगी भाई सेमीकंडक्टर बेस है, इसके बिना बाकी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। और ये सभी जो है क्वांटम कंप्यूटर और हमारा जो एआई है, ये सभी एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। और हमको अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना है तो इन सभी को साथ लेकर चलना होगा और इक्वली तीनों फील्ड में हमें आगे बढ़ना होगा। एक क्वेश्चन मैं अंत में आपसे जरूर करना चाहूंगा कि भारत में आप देखें कि आईटी का जो विस्तार है तो कुछ आईटी सिटीज तक ही लिमिटेड हो जाता है ना जी। हैदराबाद, बेंगलोर, जब भी इसकी चर्चा होती है तो क्या इसकी संभावना, क्योंकि ये चर्चा हो रही थी, मैं कुछ लोगों से जो बातचीत कर रहा था तो आमतौर पे चर्चा होती है क्या बिहार में, यूपी में या इस तरह के जो इलाके हैं वहां क्या इस तरह का विस्तार हो सकता है? तो जहां तक मेरी जानकारी है, मैं इस विषय पे एक्सपर्ट तो नहीं हूं, बट अपनी जानकारी के हिसाब से यूपी में ऑलरेडी काफी अच्छा काम हो रहा है। मतलब नोएडा वैसे तो दिल्ली से जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से भी नोएडा को फायदा होता है, पर यूपी में ऑलरेडी काफी टेक हब्स बने, काफी कंपनीज आ रही हैं और वहां पे काफी वो कोशिश करे एक इन्वायरमेंट बनाने की। तो कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए सबसे जरूरी 2 चीजें होती हैं। पहला तो टैलेंट, लेकिन मेरे हिसाब से यूपी बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात होती है पॉलिटिकल जो परिवेश बनाते हैं आप वहां पे,
उस टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए। कितना आसान है एक कंपनी के लिए भरोसा करना कि हम इस शहर में आए, अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें और हमें कोई तंग ना करे, हम अच्छे से अपना काम कर पाएं और हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले। तो कहीं ना कहीं शायद पिछले कई सालों में बिहार और यूपी ने वो विश्वास खो दिया उन कंपनीज का, और इसी वजह से आपको ज्यादातर कंपनीज नहीं मिलती हैं। और इसी वजह से गुजरात, जो शायद काफी एक अलग पड़ा हुआ, काफी बंजर राज्य था, उसने वो विश्वास हासिल किया और आज काफी इंडस्ट्रीज वहां सेटअप हो रही हैं। और सेम बात आप बैंगलोर के लिए कह सकते हैं, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई के लिए कह सकते हैं कि वहां पे ऐसा परिवेश, ऐसा माहौल बनाया गया कि वो कंपनीज वहां पे सेटअप की जा सके। सुयश बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अगर पूरे देश का आईटी सेक्टर में इक्वल विकास करना है ना, और बड़े पैमाने पर विकास के लिए तो टेक हब हर जगह पे बनाने ही होंगे, तो इस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए कि जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं सुयश के, जो सपोर्ट होना चाहिए, पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए, एनवायरमेंट जो फ्रेंडली एनवायरमेंट होना चाहिए, वो भी क्रिएट करने की कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल। हम आपको धन्यवाद कहें उससे पहले हम अपील कर लेते हैं कि हमारे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, है ना, और जो बेल है उसे भी जरूर बजा दीजिएगा, यानी उसको टच कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुयश हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पे बुलाने का, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।